सीटों पर असर तो दिखाई पड़ेगा, लेकिन किसका नुकसान होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी तो घाटी में लड़ी नहीं रही है चुनाव, तो जाहिर सी बात है नुकसान किसका होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मुखिया तो हिजबुल्लाह के साथ ही खड़े हैं, जिस तरीके से उन्होंने दर्द बयां किया है, तो जाहिर सी बात है नुकसान किसी का नहीं होने वाला। अगर बीजेपी वहां पर चुनाव लड़ती तो जाहिर सी बात है बीजेपी को नुकसान हो सकता था, लेकिन बीजेपी तो वहां चुनाव ही नहीं लड़ रही है। बीजेपी तो जम्मू रीजन में चुनाव लड़ा, जो सीटें हैं वहां पर लड़ रही है। और बड़ी दिलचस्प बात है कि 24 जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है जम्मू संभाग की, 2019 के चुनाव में, माफ करिएगा 14 के चुनाव में 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। तो वो आज भी आश्वस्त हैं कि कम से कम 24 में पिछले वाला जो रिकॉर्ड है 2014 वाला, वो आज अपना पूरा कर लेंगे। लेकिन ये सब आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठबंधन है, ये कहीं ना कहीं बड़े बड़ों को मात दे सकता है। और दूसरी बड़ी चीज़ है, इस बार जिस तरीके से निर्दलीय खेल बिगाड़ेंगे वो कह सकते हैं सबको हैरान करने वाला होगा। और बीजेपी चाहती है कि निर्दलीय वहाँ पर जीतें, ताकि वहाँ पर कुछ सरकार बनाने के लिए उनको कुछ कह सकते हैं रास्ता तैयार हो सके, क्योंकि बीजेपी 90 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है। तो बीजेपी हर जगह, हरियाणा में भी बीजेपी यही चाहती है कि तीसरा कोई मोर्चा खड़ा हो जाए जिससे बीजेपी को फायदा हो, लेकिन हरियाणा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली नहीं है, फिलहाल अभी तक तो नहीं लगा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या कुछ होगा, जम्मू कश्मीर की सियासत अलग है, जम्मू कश्मीर की कह सकते हैं भौगोलिक स्थिति अलग है, जम्मू कश्मीर के राजनेता अलग हैं, और जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी चीज़ है कि सियासत अलग है, मतदाता अलग है, चीज़ें वही हैं, देश वही है, राज्य अपना है, लेकिन वहाँ की स्थिति और भौगोलिक स्थिति, राजनेता, इतिहास, सियासत सब कुछ अलग है। और ये हम 24 के चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें हम सब देख चुके हैं, लेकिन विधानसभा में कितना असर होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प और महत्वपूर्ण और शायद इसीलिए रानू, जितने भी निर्दलीय उम्मीदवार जम्मू कश्मीर में खड़े हुए हैं, उनको जो एनसी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, फारूक अब्दुल्ला हो या फिर उमर अब्दुल्ला हो, उनका कहना है कि ये बीजेपी के प्रॉक्सी कैंडिडेट है। आपने कल राहुल गांधी को हरियाणा में सुना, उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जितने भी हमारी आमने सामने की फाइट है बीजेपी और कांग्रेस की, जितने भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं या फिर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां वहां पर चुनाव लड़ रही है, ये सभी पार्टियां वोट कटुआ पार्टी है और इनसे आपको सतर्क रहना है। बिल्कुल, ये राहुल गांधी कहते हुए नजर आए थे। और देखिए किस तरीके से राहुल गांधी के बयानों को भारतीय जनता पार्टी के नेता भी लगातार जो है निशाना बनाते रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि इस बार ना तो धारा 370 पर चुनाव बीजेपी ने लड़ा, बीजेपी कह रही है कि इस बार पीओके जो है अगर सरकार आ गई तो वापस लाएंगे। हालांकि उनके शीर्ष नेतृत्व ने ऐसी बात नहीं कही है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने पीओके की चर्चा जरूर की है। और योगी आदित्यनाथ जब रैली करने पहुंचे थे जम्मू रीजन में, खासकर हिंदू बाहुल इलाके में, तो उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि अब की सरकार आई तो पीओके हमारा होगा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है विधानसभा के चुनाव में और वहाँ पर सरकार बनाने से, लेकिन रास्ते ज़रूर वहाँ से तैयार होंगे। और चुनाव आयोग तो पहले से ही तैयारी में है। आप देखिए जम्मू कश्मीर क्षेत्र के लिए, पूरे राज्य के लिए 114 विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन चुनाव 90 पर होता है, क्योंकि जो 24 सीटें हैं वो पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिजर्व हैं। और अभी हमने यूएनजीए में भी सुना विदेश मंत्री को, किस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारा जो अगला उद्देश्य है वो पीओके को भारत में मिलाना है। उन्होंने डंके की चोट पर कहा और दुनिया को संदेश दिया, पाकिस्तान को ही नहीं दुनिया के बाकी देशों को संदेश दिया जो अड़ंगा डालते हैं। अड़ंगा इस बात का कि जब धारा 370 का खात्मा हुआ 35 से हटाया गया तब दुनिया के कई मुल्कों ने आपत्ति जताई थी और किस तरीके से उनके बयान आए थे। तो कुल मिलाकर विदेश मंत्री ने यूएनजीए में दुनिया को ये स्पष्ट कर दिया कि पीओके हिंदुस्तान का है और उसको लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे शहबाज शरीफ, उनको भी काफ़ी लताड़ लगाई गई। लेकिन इन सबसे इतर आज आखिरी चरण का मतदान हो रहा है जम्मू कश्मीर में। शाम 6 बजे जो है कह सकते हैं वोटिंग खत्म हो जाएगी और उसके बाद जब 8 अक्टूबर को परिणाम सामने आएगा तब देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि घाटी में इस बार क्या कुछ स्थिति रहने वाली है, क्योंकि 10 साल बाद और सबसे बड़ी बात है कि धारा 370 हटने के बाद चुनाव हो रहा है। तो किशोर मतदाता का कह सकते हैं जनादेश होगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। अमित शाह ने रानू ट्वीट कर लिखा है कि अलगाववाद को दूर रखने वाली सरकार चुने, परिवारवाद को दूर रखने वाली सरकार चुने। अगर परिवारवाद की बात की जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, जम्मू कश्मीर के रण में परिवारवाद सबसे बड़ा मुद्दा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने यही कहा कि 3 परिवार ने जम्मू कश्मीर में राज्य किया है और जम्मू कश्मीर को इन तीनों परिवार ने जो है जम्मू कश्मीर की स्थिति खराब कर दी। पहला परिवार गांधी परिवार,
महबूबा मुफ्ती का परिवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस का परिवार। क्या लगता है आपको, परिवारवाद का मुद्दा इस बार घाटी के चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा रहने वाला है? बिल्कुल, दो चरण तो खत्म हो चुके हैं, मुद्दा कितना रहा है तो खत्म ही हो गया है। अब आखिरी चरण का है तो ज़्यादा देखना होगा कितना असर यहाँ पर दिखाई मिलता है। लेकिन बड़ी चीज़ यह है कि बीजेपी हो या प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर दूसरे बीजेपी के नेता हों, उनका मुद्दा ही परिवारवाद ही रहा है। जम्मू कश्मीर में यह पहली बार नहीं है कि वो कह रहे हैं कि 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को तबाह कर दिया, 3 परिवारों ने बर्बाद कर दिया यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की विरासतों को, चीज़ों को। लेकिन ये बीजेपी हर स्टेट में करती आई है। बीजेपी यूपी में जाती है तो अखिलेश पर निशाना साधती है, विरासत और परिवारवाद के आरोप लगते हैं। बिहार में जाता है तो लालू पर आरोप लगते हैं। झारखंड में चले जाइए आप तो जेएमएम और चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन पर लगते हैं। तो कुल मिलाकर या महाराष्ट्र में जाएंगे तो ठाकरे परिवार। तो बीजेपी तो हमेशा से ही परिवारवाद के आरोप लगाते हैं। लेकिन जिस तरीके से इंडिया अलायंस के नेता बीजेपी को भी परिवारवाद पर डबल अटैक करते हैं, और उसका ताज़ा उदाहरण परिवारवाद किसी एक पार्टी में नहीं है, परिवारवाद बीजेपी में भी कहीं आपको कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि परिवारवाद बीजेपी में ना हो। हरियाणा में आप देख लीजिए, वहाँ पर भी तो परिवारवाद है। लड़के को लड़के, मंत्री के बेटे को, सबको टिकट मिला है। तो ये सब हर जगह देखने को मिलता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद को लेकर हमला बोला, वो एंगल थोड़ा अलग था। उनका कहना था कि 3 ऐसे परिवार रहे यहाँ पर जिन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया। तो कुल मिलाकर परिवारवाद पुराना कह सकते हैं नारा है बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, और वो हर चुनाव में इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज़्यादातर इसका असर अब दिखाई नहीं देता, क्योंकि नारे और ये दावे पुराने हो गए हैं। सियासत, स्थितियां सब कुछ बदल चुकी हैं। चीज़ें जो मेन मुद्दे हैं वो बेरोजगारी है, महंगाई है, और इन चीज़ों को लेकर लोग कितना सतर्क हैं ये लोकसभा का चुनाव संदेश दे चुका है। भले ही सत्तारूढ़ दल बीजेपी अभी सत्ता में काबिज हो, एनडीए की सरकार हो, लेकिन जिस तरीके से झटका लगा है वो बयां कर रहा है कि लोग क्या चाह रहे हैं, आवाम क्या चाह रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम क्या चाहती है ये 8 अक्टूबर को तय हो जाएगा। बिल्कुल रानू, आप नज़र बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो परिवारवाद का मुद्दा जो है अब बीजेपी का पुराना राग अलापने जैसा हो गया है। लेकिन जो प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं सभी राज्यों के, वो महंगाई है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा मॉडल है। बहरहाल 8 तारीख को जब चुनावी परिणाम सामने आएंगे तो जम्मू कश्मीर की जनता किसका राज तिलक करती है ये तय हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव का आज आखिरी रण है। आखिरी रण में मतदाता बढ़ चढ़कर अपने जन भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए इन तस्वीर में आपको नजर आ रहे होंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और फिलहाल की बात की जाए तो लगातार इस पर हमारी नजर बनी हुई है। 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा जैसे ही सामने आएगा सबसे पहले हम अपने दर्शकों तक पहुंच जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।